Hello and welcome to SPM IAS Academy. Today we are going to analyze the newspaper of 2nd September 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comments section. You can also download the July 2021 magazine from our website spmisacademy.com, as well as you can download the previous month's magazine from our app SPMIS e-classes. This is how you can get our SPMIS e-classes app from the Google Play Store. These are the list of the topics which we are going to see in today's newspaper analysis. The first topic is from the editorial segment and this is digitization of agriculture. सबसे पहली बात तो ये समझते हैं कि डिजिटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है। देखिए, डिजिटाइजेशन वर्ड का मतलब होता है जब भी आप किसी चीज को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। जनरली किसी भी हैंड रिटन डॉक्यूमेंट को या टाइप्ड डॉक्यूमेंट को आप किसी सॉफ्टवेयर फॉर्मेट में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसका मतलब होता है डिजिटाइजेशन। अब इस आर्टिकल में जो कि आसाम ट्रिब्यून में आया था, जिसमें हेडिंग दी गई है डिजिटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, पर आर्टिकल को पढ़ने के बाद में हमें ऐसा लगा कि यहां पर ऑथर जो है वो डिजिटलाइजेशन की बात करना चाह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, डिजिटलाइजेशन का मतलब होता है जब आप किसी भी बिजनेस को कन्वर्ट करते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज करते हुए, आप उसको बेटर बना देते हैं, तब उस चीज को बोला जाता है डिजिटलाइजेशन करना। सो इवन दो यहां पर आसाम ट्रिब्यून में लिखा हुआ है डिजिटाइजेशन, पर हमारे हिसाब से यहां पर डिजिटलाइजेशन की पूरी बात हो रही है। खैर, हमने इस चीज को चेंज नहीं करा हुआ है और हमने एडिटोरियल की हेडिंग को डिजिटाइजेशन ही रखा है, पर पूरी ही न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम लोग डिजिटलाइजेशन को रेफर करेंगे। चलिए अब समझते हैं कि क्यों एग्रीकल्चर में डिजिटलाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट रिलीज करी थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और उस पर यह बोला था कि अगर इंडिया को 8 to 10% की एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट चाहिए तो उसके लिए बहुत जरूरी है हमारा एग्रीकल्चर एटलीस्ट 4% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़े ही बढ़े। अब अगर हमें एग्रीकल्चर को 4% के ग्रोथ रेट से बढ़ाना है तो उसके लिए डिजिटलाइजेशन एक क्रूशियल स्टेप होगा जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चलिए अब इस आर्टिकल की हेल्प से देखते हैं कि हमारी सरकार ने क्या क्या डिजिटलाइजेशन के लिए काम करा हुआ है। सबसे पहला हमारी सरकार ने काम यह करा हुआ है कि हमारी सरकार ने नीति आयोग के थ्रू आईबीएम के साथ एक अग्रीमेंट साइन कराया था 2018 में। इस अग्रीमेंट में आईबीएम को यह बोला गया था कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए एक ऐसा मॉडल डेवलप करेगी जिसके थ्रू फार्मर्स को एडवाइस दी जा सके रियल टाइम बेसिस पर। ये फार्मर्स एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के होंगे। आप में से बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि हमारे देश में जो अंडर डेवलप्ड, कम डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऐसी 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को लोकेट करा गया है और उन डिस्ट्रिक्ट्स में सरकार रूरल डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ केयर के लिए, एग्रीकल्चर और एजुकेशन के लिए सरकार काम कर रही है। तो ऐसी ही 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के फार्मर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एडवाइस देने का प्लान सरकार ने बनाया है 2018 में नीति आयोग के थ्रू। ये जो मॉडल आईबीएम कंपनी बनाएगी, इस मॉडल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू फार्मर्स को एडवाइस दी जाएगी जिससे कि उनके जो क्रॉप्स होते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, जो उनका सॉइल है उसकी यील्ड को बढ़ाया जा सके, और जो भी उनके एग्रीकल्चरल इनपुट होते हैं जैसे कि इरिगेशन, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इन सबको अच्छे से यूज करा जाए। इससे रिलेटेड इनपुट्स दिए जाएंगे फार्मर को। दूसरा, हमारी सरकार ने मेजर लिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए एक एआई सोइंग ऐप डेवलप करी जाएगी। ये ऐप जो है ये माइक्रोसॉफ्ट डेवलप कर रहा है इन अलायंस विद इक्रीसैट। इक्रीसैट एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है हैदराबाद में। प्लीज नोट द फुल फॉर्म ऑफ इक्रीसैट इज इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ये आपसे प्रीलिम्स में कभी भी पूछा जा सकता है।
इस इंडिया के अलावा इक्रीसैट की और भी जगह पर ब्रांचेस हैं, जिसमें केनिया, माली, नाइजीरिया और भी बहुत सारी कंट्रीज आती हैं। इक्रीसैट 1972 में बनाया गया था और इसको बनाने में फोर्ड और रॉकफेलर फाउंडेशंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन का भी रोल था। इसके अलावा FAO, दैट मीन्स फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एज वेल एज UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने भी इक्रीसैट का चार्टर साइन कर रखा है और वो इक्रीसैट के एजेंडा से अग्री करते हैं। देखिए, आपको APSC के लिए इक्रीसैट का बस फुल फॉर्म जानना और इसके बारे में जानना कि ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये जानना ही एनफ रहेगा। लेकिन UPSC के लिए आपको ये सब जानना होगा कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, एज वेल एज उसको बनाते टाइम पर फोर्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन का रोल था और किस तरह से ये FAO और UNDP से रिलेटेड है। चलिए बात करते हैं कि ये AI सोइंग ऐप जो कि माइक्रोसॉफ्ट और इक्रीसैट ने मिलकर के बनाई है, इसका क्या रोल होगा। ये AI सोइंग ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए फार्मर्स को एडवाइस करेगी कि उनके लिए सीड को सो करने की परफेक्ट डेट क्या है। आपको पता ही होगा कि फार्मर्स के लिए सीड सो करना बहुत ही एक इंपॉर्टेंट काम होता है। अगर उनकी सीड सोइंग का जो टाइम होता है वो थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाए या फिर उसके हिसाब से जो वेदर कंडीशंस होनी चाहिए हर एक सीड के लिए एट द टाइम ऑफ सोइंग, अगर वैसी वेदर कंडीशंस नहीं मिलती है तो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है और फार्मर्स अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको किसी क्रॉप से इतना मिलेगा तो उससे बहुत कम भी मिल सकता है अगर सोइंग कंडीशंस अच्छी नहीं है। तो ये ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए फार्मर्स को एडवाइस करेगी कि उनके लिए क्या परफेक्ट टाइम होना चाहिए सीड को सो करने का। थर्ड मेजर हमारी सरकार ने लिया है किसान सुविधा ऐप। ये ऐप जो है ये एक एंड्रॉइड ऐप है और इसको 2015 जुलाई में डेवलप करा गया था। इस ऐप के थ्रू सरकार जो है वो फार्मर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है रिलेटेड टू द वेदर ऑफ द प्रेजेंट डे एज वेल एज नेक्स्ट 5 डेज का वेदर क्या होने वाला है, ये इंफॉर्मेशन फार्मर को प्रोवाइड करी जाएगी। साथ ही साथ फार्मर्स को मार्केट प्राइसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाएगी, डीलर्स जो होंगे उनके क्रॉप के उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाएगी और अगर और भी किसी टाइप की एग्रीकल्चर से रिलेटेड एडवाइजरी सरकार देना चाहती है फार्मर को तो वो भी इस ऐप के थ्रू सरकार दे सकती है। द फोर्थ मेजर इज द E-NAM प्रोजेक्ट। E-NAM stands फॉर इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे देश में जो फार्मर होता है उसके लिए अपनी प्रोड्यूस को मंडी में जा करके बेचना मैंडेटरी होता है। अभी लास्ट ईयर जब से नए फार्म लॉज आए थे तब सरकार ने इस मेजर को हटाने की कोशिश करी थी, बट ड्यू टू द फार्मर्स प्रोटेस्ट इस चीज को सरकार ने कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया है। तो अभी के लिए जो फार्मर होते हैं उनको जाकर के अपनी प्रोड्यूस को मंडी में बेचना होता है और उस मंडी में जनरली मिडल मैन होते हैं जिनको आड़तिया या और भी लोकल नाम से जाना जाता है। अब ये जो मिडल मैन होते हैं ये बहुत कम दाम पर फार्मर से सामान खरीदते हैं और उसकी वजह से फार्मर्स को लॉस होता है। ये मिडल मैन फिर बाद में जो हमारे शहरों में सिटीज में रहने वाले जो बायर्स होते हैं उनको महंगे दाम पर बेचते हैं और प्रॉफिट जो होता है वो मिडल मैन के पास में आ जाता है। E-NAM प्रोजेक्ट के थ्रू सरकार की यह कोशिश है कि जो बायर है वो डायरेक्टली फार्मर से खरीद पाए। ऐसे में जो मिडलमैन जो प्रॉफिट बीच में लेते हैं उनका जो धंधा है वो बंद होने लगेगा। और ये फोर्थ मेजर है जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज करके सरकार ने एग्रीकल्चर को बेनिफिट करने की कोशिश करी है। तो मोटा मोटा हम देखेंगे कि सरकार के हमने यहां पर 4 मेजर्स देखे जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज करा जा रहा है और उसके थ्रू सरकार जो है वो एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की कोशिश करी गई है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज फ्रॉम द इंटरनेशनल सेगमेंट और यहां पर हमें पता चलेगा कि चाइना ने साउथ चाइना सी के लिए न्यू रूल्स जो देखे हैं इनको हम समझेंगे और हमें समझ में आएगा कि किस तरह से ये रूल जो है वो आगे अमेरिका की, इंडिया की और बाकी सब कंट्रीज की पॉलिसीज को इफेक्ट करेंगे। सबसे पहले समझते हैं साउथ चाइना सी और इससे रिलेटेड इश्यूज के बारे में। देखिए, साउथ चाइना सी जो होता है ये इस जगह पर लोकेटेड है। एज यू कैन सी दिस एरिया विच इज सराउंडेड बाय द 9 डैश लाइन, दिस इज द एरिया ऑफ द साउथ चाइना सी। इस साउथ चाइना सी को चाइना अपने टेरिटोरियल सी के जैसा मानता है।
आपने बेसिक ज्योग्राफी में UNCLOS के यूएन क्लॉज के टेरिटोरियल सी और बाकी जो प्रोविजंस है उनके बारे में पढ़ा ही होगा। तो ये जो साउथ चाइना सी है, इसको चाइना अपना टेरिटोरियल सी जैसा ट्रीट करता है और इसको डिमार्केट करने के लिए, इसको सेपरेट करने के लिए चाइना ने यहां पर 9 डैश का यूज करते हुए एक एरिया को अलग कर रखा है और उसको बोलता है कि ये उसका एक टेरिटोरियल सी है। इसके अलावा इस साउथ चाइना सी में चाइना ने बहुत सारी छोटी और बड़ी रेंज की मिसाइल्स भी डिप्लॉय कर रखी हैं यहाँ के आइलैंड्स में और उसने अपने नेवल बेसेस भी बना रखे हैं। अब चाइना की ये जो गुंडागर्दी है, ये जो दादागिरी जो वो कर रहा है, उसकी वजह से जो उसके आसपास के नेबर्स हैं जैसे कि वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस और ताइवान, जो इस साउथ चाइना सी के कुछ कुछ पार्ट को अपना टेरिटोरियल सी की तरह से क्लेम करते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब हद तो अब हो गई है जब चाइना ने एक नया लॉ ले आया है साउथ चाइना सी के ऊपर। इस लॉ में चाइना ने यह बोला है कि अगर किसी भी देश का, किसी भी दूसरे देश का कोई भी शिप, चाहे वो मिलिट्री शिप हो या चाहे वो कॉमर्शियल शिप हो, अगर वो साउथ चाइना सी में एंटर करता है तो उसको चाइनीज सुपरविजन के अंदर ही चलना होगा। और चाइना ने बोला है कि ये जो लॉ है ये 1 सितंबर से वैलिड हो जाएगा और सभी शिप्स को ये बात माननी पड़ेगी। अब इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की। देखिए, एक बात आपको समझनी होगी कि जो ओशियंस होते हैं वो ग्लोबल कॉमन्स हैं। दैट मीन्स सारी कंट्रीज के लिए वो इक्वल है। कोई भी कंट्री ओशियन को क्लेम नहीं कर सकती है कि ये तो मेरा होता है। हाँ, कुछ पार्ट जरूर होता है वो कंट्रीज को दिया जाता है कि उसका वो इकोनॉमिक यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये बात UNCLOS में और जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं उनमें अच्छे से मेंशन्ड है। अब चाइना ने क्या करा है, इस इतने इंपॉर्टेंट साउथ चाइना सी को अपना टेरिटोरियल सी बता करके और उसमें एक ऐसा लॉ ले आया है जिसके थ्रू जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है वो इफेक्ट होगी, क्योंकि अब दुनिया की किसी भी कंट्री को चाइना को बताना पड़ेगा अगर उसको उस एरिया से पास होना है, और उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। सबसे पहले जरा समझते हैं कि क्या ऐसी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है साउथ चाइना सी की जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे ही होंगे। पहली बात तो ये, साउथ चाइना सी जो है वो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन को जोड़ने वाला एक ट्रांजिशन जोन है। अब बिकॉज ये ट्रांजिशन जोन है और ये इतने दो बड़े इंपॉर्टेंट ओशियंस को कनेक्ट कर रहा है, इसी वजह से इस पर अपना कंट्रोल जमाने के लिए चाइना हमेशा ही ट्राई करता रहा है। और साथ ही साथ यूएस ने भी यहां पर ट्राई करा है कि साउथ चाइना सी को कंट्रोल में लाया जाए। अब यूएस डायरेक्टली तो साउथ चाइना सी पर कोई क्लेम कर नहीं सकता है, लेकिन यूएस बात करता है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। और यूएस अपने जो फ्रेंडली नेशंस हैं जैसे कि फिलीपींस, मलेशिया, उनके थ्रू चाइना को यहां पर काउंटर करने की कोशिश करता है और चाइना का जो कंप्लीट कंट्रोल है उसको काउंटर करने की यूएस कोशिश करता है। तो यह तो बात हो गई कि क्यों साउथ चाइना सी इतना स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, साउथ चाइना सी की इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। देखिए, साउथ चाइना सी बहुत रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में, जैसे कि फिशरीज, ऑयल, गैस। इसके अलावा दुनिया का 1/3 ट्रेड जो है वो साउथ चाइना सी के थ्रू ही पास होता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इकोनॉमिकली ये कितना इंपॉर्टेंट है जब दुनिया का 1/3 ट्रेड इस एरिया से पास हो रहा है। इंडिया का भी 50% ट्रेड साउथ चाइना सी से ही पास होता है, तो इंडिया के लिए भी ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के अलावा जापान, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स और भी अदर कंट्रीज का जो ट्रेड है वो इस एरिया से पास होता है, और इसीलिए हर सब दुनिया को पता है कि साउथ चाइना सी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हाई है। और इस वजह से अगर चाइना यहां पर अपना इतना ज्यादा कंट्रोल करेगा और हर तरीके से कंट्रोल रखने की कोशिश करेगा तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। इसीलिए यहां पर मैंने लिखा भी है कि दिस इज लाइकली टू एस्केलेट द टेंशंस बिटवीन यूएस एंड द नेबरिंग रीजन्स इंक्लूडिंग इंडिया।
The next article is from the environment segment. This is on the snow leopard and black naked crane. देखिए न्यूज बहुत छोटी सी है. लद्दाख यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड करा है कि स्नो लेपर्ड को अब स्टेट एनिमल बनाएंगे और ब्लैक नेक्ड क्रेन को स्टेट बर्ड बताएंगे. ये आपके लिए पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. स्नो लेपर्ड जो है वो वल्नरेबल है इन द IUCN रेड डेटा बुक एंड स्नो लेपर्ड कैपिटल बोला जाता है वर्ल्ड में हेमिस हाई लद्दाख को. Hemis Hai National Park is the biggest national park in India and also has a good presence of the snow leopard. इसके अलावा ब्लैक नेक्ड क्रेन इट इज मार्क्ड एज नियर थ्रेटेंड इन द IUCN स्टेटस. द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ दिस बर्ड इज इन चाइना. इसके अलावा कुछ नंबर सम पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन of this black necked crane it also exists in Vietnam, Bhutan as well as in India. The next segment is from the Assam and here we have a small news that Indian Oil ने rhino को अपना mascot declare करा है. वन हॉर्न राइनो को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपना ब्रांड मैस्कॉट बनाया है. सम ब्रीफ पॉइंट अबाउट द IOCL. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टार्ट हुआ था 1962 में जब 0.75 MMTPA की रिफाइनरी गुवाहाटी में सेटअप हुई थी. करेंटली कंपनी के पास में 9 ऑयल रिफाइनरीज हैं विच इंक्लूड्स डिगबॉय, गुवाहाटी, बरौनी, मथुरा, गुजरात, हल्दिया, बोंगाईगांव, पानीपत एंड पारादीप इन द कंट्री एज वेल एज इसकी एक जॉइंट वेंचर रिफाइनरी भी है विच इज इन द चेन्नई. This is all from our side in today's newspaper. Thank you.